आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। बैठिए। थैंक यू सर। देवी जी बोर्ड टीचिंग करो आप। ठीक है सर। सर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बताएंगे। बहुत धर्म अशोक का धर्म तैयार किया था। सेटिंग। हम आज अशोक के धर्म पर के टॉपिक पर बात करेंगे, शीर्षक पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम 3-4 टॉपिक को लेने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये कि धर्म क्या है। दूसरा टॉपिक इस पर हम बात करेंगे, इस पर ये है। दूसरा कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, आवश्यकता क्या है। फिर इस पर हम बात करेंगे कि इस धर्म के तत्व क्या है। और एक और टॉपिक इसमें हम बात कर लेंगे कि इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है। तो अशोक का धर्म क्या है, इस संदर्भ में अगर बात करें तो हम देखते हैं एकदम कि अशोक का धर्म एक नैतिक आचार संहिता है जो कि विभिन्न तरह के विभिन्न धर्मों के जो अच्छे अच्छे विचार हैं वो अशोक ने यहाँ पर दिए हैं और एक नैतिक आचार संहिता तैयार की जिससे समाज में और राजनीतिक रूप से वह अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। ये बौद्ध धर्म के किसी साइट से ये उसमें कुछ खास बातें ली गई थी? सर ये जो आचार संहिता है वो सर बौद्ध धर्म के ग्रंथ है राहुलोवाद सूक्त, उसके गेय विजय से सर इसने परिभाषा यहाँ से ली हुई है। सर इसकी आवश्यकता के संदर्भ में बात करें तो ये जो अशोक का धर्म है यह उसकी राजनीतिक जो आवश्यकता है कि उसको राजनीतिक रूप से पूरे बड़े एक बहुत बड़े साम्राज्य को जो है वह सुचारू रूप से प्रशासन चलाना था। तो राजनीतिक जो प्रशासनिक उसकी जो आवश्यकता थी, प्रशासनिक आवश्यकता थी, उसको देखते हुए इसने स्थापित किया था। अच्छा, वर्तमान की जो प्रासंगिकता होता थी सर वर्तमान में सर प्रासंगिक रूप से ये है कि अगर हम वर्तमान सरकारों को देखें तो वर्तमान सरकार या वर्तमान समाज में भी विभिन्न धर्म और के लोग मतावलंबी लोग एक साथ रहते हैं। तो यदि अशोक के धर्म से एक सीख ली जाए कि किस तरह से अशोक ने अपनी आचार संहिता तैयार की थी और विभिन्न समाज के लोग एक साथ उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर थे नैतिक रूप से, इसी तरह से सर वर्तमान सरकार को भी से भी अपेक्षा करेंगे कि वो एक इस तरह की आचार संहिता या इस तरह से अपनी प्रशासनिक नीतियों को लागू करे जिससे कि विभिन्न धर्मों के। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयास किए थे? सर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने विभिन्न जो अपने ही राजकुमार या विभिन्न धर्मात्यों को अपॉइंट किया जिससे कि वे अपने ही देश के अंदर जो है वह अपने धर्म के बारे में बता सकें। और दूसरा सर उसने भारत की सीमाओं के बाहर भी जो है श्रीलंका जैसे और भी अन्य राष्ट्रों में जो है सर उसने धर्म महामात्र और अपने ही राजकुमार राजकुमारियों को संमित्रा जैसे और महेंद्र को सर भेजा था और उसने विभिन्न देशों में जाकर के श्रीलंका में ही उसने सर था वहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। जी सर। उसका अध्यक्ष कौन था? सर मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक, बैठ। थैंक यू सर। एक आप जो कह रहे हैं कि ये एक सामान्य आचार संहिता थी, आप ये मानते हैं कि एक आचार संहिता हो एक सामान्य, उस पर कोई विरोध नहीं होगा, सब स्वीकार कर लेंगे? सर मैं बैठ। हाँ बैठ। सर इसमें इस तरह से उसने डिजाइन किया था
कि समाज के सामान्य जो अधिकांश लोग हैं सर उसको स्वीकार कर सके। जैसे कि हिंदू धर्म की जो अवधारणा देखें तो स्वर्ग नरक की अवधारणा सर इसमें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हिंदू समाज जो है या सनातन वैदिक समाज है वह आसानी से सर इसको स्वीकार कर सकता था। बौद्ध धर्म के कुछ तत्व इसमें शामिल किए गए थे, इससे जो अल्पसंख्यक बौद्ध धर्म समुदाय है वो सर इसको स्वीकार कर सकता था। और सर कई जैसे जैन या अन्य जो समुदाय हैं सर जो पिछले, उनको भी सर जैसे अहिंसा की अवधारणा है सर इसमें दी है, गुरुओं की सेवा करने का या नैतिक लक्षण जो बात की है, तो सर ये हिंदू जो पुरातन सनातन परंपरा है उसी के तत्वों को सर इसने आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि सर निश्चित रूप से समाज का हर तबका इसको स्वीकार कर सकता है। वर्तमान में एक कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वुमेन्स कॉमन सिविल यूसीसी समान नागरिक जी संहिता। सर मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से जो है सर लागू की जानी चाहिए। इससे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वह अपने खासकर महिला या और पिछड़े लोग निश्चित रूप से सर समान स्तर पर आने पर समान रूप से सर उनको मौका मिलेगा सर। इसका जो विरोध करते हैं, क्या उनके पीछे केवल राजनीतिक पक्ष है या कोई सांस्कृतिक पक्ष भी आप महसूस करते हैं? सर इनके विरोध के पीछे मुख्य रूप से तो सर राजनीतिक परिस्थितियां ही हैं, क्योंकि वो सिर्फ केवल सरकार का विरोध करना चाहते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत इसके दर्शन को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह समझ में आता है कि यह एक बहु सांस्कृतिक तत्व इसमें समाहित किए गए और बहुत समाज का कल्याण करने की भावना सर इससे प्रेरित है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इस पर कुछ प्रकाश डाल। सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो भारत की जो मूल संस्कृति है उस संस्कृति को पूरे विश्व के संदर्भ में अपने विशेषताओं को रखने की एक परिपाटी है या उसको एक के संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो भारत की नीति है जिसे हम कहते हैं सर कि विश्व संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम, जी सर, तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सर यहाँ पर समझ सकते हैं सर। कोई राजनीतिक संगठन या फिर सामाजिक संगठन या कोई ऐसा संगठन है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को मुख्य रूप से प्रस्तुत करता है? जी हाँ सर, भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था के रूप में हम देख पाते हैं जो भारतीय संस्कृति को भारत में और विश्व पटल पर सर रखने की कोशिश करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? सर इसके संस्थापक हेडगे बात थे सर, का पूरा नाम सर मुझे याद नहीं आता। स्थापना कब की गई थी कुछ सर समय? 1925 में की है, लेकिन अब उसका सर पर्टिकुलर मंथ मुझे याद नहीं है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या? भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अलग अलग समाज के अंदर प्रस्तुत करना, विश्व पटल पर भी भारत को एक सांस्कृतिक पहचान दिलाना सर इसके मुख्य उद्देश्य। अच्छा, भारत ने कभी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद स्थापित किया है क्या? सर भारतीय सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की संकल्पना को हम सर दक्षिण पूर्वी एशियाई जो भारतीय संस्कृति ने प्रसार किया उस संदर्भ में देख सकते हैं। वैदिक संस्कृति में जहाँ अंकोर वाट के मंदिर और सर ये किस काल में हुआ कार्य? ये सर ये पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ सर, लेकिन मैं एक गैस कर सकती हूँ सर। थैंक यू सर। देवेंद्र जी बताएं, ग्वालियर में तोमर वंश की शुरुआत कैसे हुई? सर तोमर वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं वो मुरैना ऐसा से आकर के ग्वालियर में उन्होंने वीर सिंह देव जी ने जो है यहाँ पर ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना की है सर। और उसके बाद कई शासक यहाँ पर रहे, इनमें तोमर वंश के प्रमुख शासकों में अगर हम देखें जिनकी महान उपलब्धि हमें दिखाई देती है तो वो सर जो है वह मानसिंह तोमर है। डूंगर सिंह तोमर जी का समय कब से कब तक रहा? उनके समय में क्या क्या काम हुए?
डोंगर सिंह जी के समय के काल को मैं सर भूल रहा हूँ, लेकिन उनके समय की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जिसमें जैन धर्म का विकास सर्वाधिक चरम स्थिति पर था। ग्वालियर के आसपास सर जो है जितनी भी जैन मूर्ति कला मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं वो उन्हीं के समय में थी। उन्होंने जैन धर्म को प्रोत्साहित किया। महाराजा मानसिंह के समय संगीत और स्थापत्य में उनका क्या योगदान है? सर महाराजा मानसिंह स्वयं संगीत में रुचि रखते थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद गायन शैली को जो है सर वह पॉपुलर बनाया। भारतीय जो कह सकते हैं कि यहाँ से ही इसी समय से भारत के जो ग्वालियर घराना है की परंपरा है वो इसी समय से डेवलप हुई। उन्होंने स्वयं सर जो है मान कौतूहल संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है जिसमें संगीत के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। स्थापत्य में उनका क्या योगदान है? सर स्थापत्य के क्षेत्र में उनके समय में मानसिंह महल और गुजरी महल का निर्माण किया गया था। और सर मुझे अब यही याद आ रहा है। तोमर वंश का धार्मिक सद्भावना में क्या योगदान है? सर उन्होंने प्रत्येक धर्म को सामान्य रूप से प्रश्रय प्रदान किया है। उन्होंने किसी भी तरह से सर आश्रमी वातावरण को नहीं कराया। संगीत के क्षेत्र में चूँकि हर तानसेन को देख सकते हैं, बैजू बावला को देख सकते हैं और भी उनके समय में कई संगीतकार मौजूद थे और वे विभिन्न धर्मों से थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धार्मिक सद्भावना निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं और अपने राज्य में उन्होंने प्रश्रय दिया। कछवा वंशी समय ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी स्थापत्य और की जो इमारतें हैं कौन कौन सी स्थापित हुई? सर कछवा वंश में किले पर हम देख सकते हैं कि जो कछवा शासक महिपाल हैं उन्होंने सहस्त्रबाहु मंदिर, जैसे वर्तमान में शासबाहु मंदिर के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने बनवाया है। फिर हम सर मुरैना में जो है सर मितावली जो परिसर है सर उसमें से हम 64 योगिनी मंदिर कहते हैं सर, वो उनके समय में बनवाया। पीटी राज के समय में सर हम कक्कनमठ मंदिर की स्थापना सिहोनिया में देख पाते हैं सर। सर ये मंदिर जो है वो है ये स्थापत्य जो है वो कछवा वंश के साथ से। मुरार का प्लेटफॉर्म क्या है? मुरार में सर एम से सर मिलिट्री, ओ से ऑफिसर्स, आर से रेसिडेंस, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ सर ऐसे। गंगादास की बड़ी शाला का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान है? ग्वालियर के व्यापार मेले का इतिहास बताएं। सर ग्वालियर का व्यापार मेला माधवराव प्रथम के समय में 1905 से शुरू हुआ और यह धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अब इसमें जो सुई से लेकर के और बड़े वाहन तक सर इसमें अब सम्मिलित किए गए हैं या यहाँ पर इनका व्यापार होता है। आम लोगों के दृष्टिकोण से देखें तो सर इसका आर्थिक बहुत महत्व है। ग्वालियर के अर्थव्यवस्था को उन्नत करने में सर ग्वालियर व्यापार मेला एक बढ़ती भूमिका निभाता है। ग्वालियर में कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ हैं? गली बंद हो गई हो पहले? जी सर ग्वालियर में जो सूती वस्त्र उद्योग जेसी मिल ये इसको हम देख पा रहे हैं सर। फिर ग्वालियर में जो स्टोन का फुल फॉर्म क्या है? जयाजी कॉटन मिल सर। और फिर सर इसमें पत्थर स्टोन का जो कला है सर जिसमें ग्वालियर की जो विशेष पहचान है इसमें जालीदार वर्क करना, ये ग्वालियर का खास विशेषता है। और ग्वालियर में काशी नरेश की गली देखी आपने? है कि नहीं? पता ही नहीं सर, अब मैंने देखी नहीं तो मैं कह नहीं सकता कि है या नहीं। ग्वालियर की कोई ऐसी ऐतिहासिक स्थल जो आपने देखा हो उसके बारे में बताओ। सर मैंने किला देखा है, ग्वालियर का फोर्ट देखा है। ग्वालियर फोर्ट की स्थापना का श्रेय सर कछवा वंश के शासक सूरज सेन को दिया जाता है। कहा जाता है कि सर उन्होंने उनको एक विशेष रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था सर। उस कुष्ठ रोग का जब वो एक बार ग्वालपा ऋषि घूमते हुए ग्वालियर इस पर आए, वन में आए, तो उन्हें सर ग्वालपा ऋषि से उनकी मुलाकात हुई और ग्वालपा ऋषि ने सर एक पुण्य के जल से उनके कुष्ठ रोग को दूर कर दिया। उन्हीं के को सम्मान में सर उन्होंने ग्वालियर नगरी और ग्वालियर फोर्ट की स्थापना की थी सर।
जिससे बाद में कई शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ और विभिन्न तरह के सर यहाँ अच्छा पर बताइए, ग्वालियर के महाराज बाड़ा पर जो मूर्ति लगी है वो किस शासक की लगी है? काफी जगह सर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति ग्वालियर में है। ग्वालियर में कहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्तियाँ हैं? काफी जगह सर मैंने नहीं देखा है सर। अच्छा, ग्वालियर में कुछ गंज है, बता सकते हो कुछ स्थानों के नाम, गंज के नाम पर? सर जैसे माधोगंज, जिवाजीगंज, सर वही मुझे याद आ रहा है। और भी होंगे सर, मैं लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया सर। रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू ग्वालियर में कहाँ लगी हुई है? सर रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू मुझे हमें फूलबाग स्थल, उनके शहीद स्थल पर ही देखने को मिलती है। और सर मैं अभी अच्छा, इसमें जो घोड़ा है, जो भी मूर्ति स्टेचू रहते हैं, किसी के घोड़े की टांगें जो होती है पैर वो पूरे यहाँ रहते हैं, चारों पैर नीचे जमीन पे, किसी का ऊपर रहता है, किसी का एक ऊपर एक नीचे रहता है। तो ये ऐसे ही बना दिया जाता है कि इसका भी कुछ मतलब होता है? इसका, इसके पीछे का दर्शन जो है, अगर एक घोड़ा जो है दो पैरों से पीछे खड़ा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि वह अपने युद्ध स्थल की तरफ रवाना हो रहा है। और यदि वह शांत से खड़ा है तो एक घुड़सवार जो है सिर्फ राइडिंग कर रहा है, चारों पैरों पर खड़ा है तो घुड़सवार राइडिंग कर रहा है। नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? ठीक है। लड़ते लड़ते शहीद हुआ है कि उससे रिलेटेड ये मतलब है ना? वैसे इसको पढ़ लो। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया? पर्टिकुलर डेट के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिक ग्वालियर कब आए? सॉरी सर मैं याद नहीं कर रहा। डफरिन की सराय है पड़ाव पे, क्या डफरिन की सराय, लॉर्ड डफरिन कभी ग्वालियर आए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐतिहासिक रूप से इतना याद है कि डफरिन कभी ग्वालियर नहीं आए, लेकिन उनके नाम पर यहाँ पर सराय बनाई गई। ग्वालियर में फूलबाग, चिड़ियाघर और आसपास जो धार्मिक स्थल हैं वो, मतलब फूलबाग चिड़ियाघर किस सन में बनकर के तैयार हुए और किसके लिए बन के तैयार हुए थे? किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? चिड़ियाघर का तो मुझे याद नहीं है कि चिड़ियाघर किस शासक ने बनवाया। नाम क्या है इसका? नाम भी मैंने शायद नहीं देखा सर। गांधी उद्यान। ब्रहनैनी ने क्या शर्त रखी महाराजा मानसिंह तोमर से कि मैं आपके साथ में विवाह कर सकती हूँ? इन शर्तों को मानने के बाद वो शर्तें क्या क्या थी? सर दो तरह की शर्त उन्होंने रखी, एक कि मुझे निवास के लिए अलग राजमहल बनवाया जाए और दूसरा कि मैं जिस नदी का पानी अपने से पीती हूँ उसी नदी का पानी ग्वालियर में मैं पीना चाहती हूँ। कौन सी नदी थी, क्या नाम था उसका? सर संभवतः नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ सर। सांप नदी। जी और ये गांव का नाम क्या था? जी सर। उनके गांव का नाम क्या था? सर राई गांव। कोई एक इतिहासकार है जो किसी इतिहासकार का नाम बताएंगे यहाँ पर जो काजी के पद पर भी रहा है ग्वालियर? किस पद पे सर? काजी के पद पर भी रहा है कोई इतिहासकार ऐसे? अच्छा, ये राजा मानसिंह की नवी पत्नी थी जो गुजरी जाती से थी, इसके अलावा और उनकी 8 पत्नियों में किसी को बता सकते हो? एक और चीज जो कहा जाता है कि इनकी भी गुर्जर रानी थी। पन्ना राय के बारे में भी सुनता है, तो एक प्रचलन आपने बीच में देखने को मिला है कि गुर्जर जाति के साथ वैवाहिक संबंध करते थे राजपूत कई बार, इसका कोई कारण था? सर ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं अपना दृष्टिकोण समझता हूँ उसमें ये है कि गुर्जर ही जुझारू प्रजाति से संबंध रखते हैं, इसलिए सर मुझे लगता है कि राजपूत जो है गुर्जरों के साथ अपना वैवाहिक संबंध।
पन्ना धाय कौन थी? ये हाड़ा रानी का बलिदान आपने सुना? जटवारी बोली ग्वालियर में कहाँ बोली जाती है? कौन सी वाली सर? जटवारी बोली ग्वालियर में कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जटवारी। माफ कीजिएगा सर। ग्वालियर के कुछ पत्रकारों के नाम बताएं। इस दृष्टिकोण से भी नहीं पढ़ा सर। पत्रिकाओं के नाम बताएं ग्वालियर में, जो ग्वालियर से ही प्रकाशित होती हैं। ग्वालियर के कुछ साहित्यकारों के नाम बताएं। कीजिएगा सर, इस वक्त मैं नहीं सोच पा रहा। IITTM की स्थापना ग्वालियर में हुई, उसके पीछे क्या वजह रही? सर इसके पीछे का तो एक ही है कि तकनीकी शिक्षा में ग्वालियर को समृद्ध किया जाए। इसके पीछे एक और वजह थी। मैं सब स्टडी नहीं किया तो मेरे पास नहीं, तो मैं बता देता हूँ। इतिहास में पूर्वाग्रह जो होते हैं जी सर। वो किस तरह से इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं? सर पूर्वाग्रह से इतिहास के व्यक्तिगत जो नजरिया है वह उसमें समाहित हो जाता है। जो हम पहले से ही सोच के रखे होते हैं कि ये इस तरह से ही इतिहास को प्रभावित किया होगा इस व्यक्ति ने। यदि हम तथ्यों का सही विश्लेषण न कर पाते हैं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथ्यों के सही विश्लेषण तक हम नहीं पहुंच पाते हैं सर। तो इतिहास का ये नजरिया होता है कि सर जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है वह इतिहास में किया जाए और पूर्वाग्रह से मुक्त हुआ जाए। कहीं उदाहरण बताओगे कोई पूर्वाग्रह? सर साम्राज्यवादी इतिहासकार जितने भी हैं, चाहे वह विंसेंट स्मिथ हो या जेम्स मिल हो, इन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही भारतीय इतिहास को उसी नजरिए से देखा और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भारत की संस्कृति बहुत ही निम्न तक थी बनस्पत की यूरोपीय संस्कृति से। नहीं मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में? मध्यकालीन इतिहास में सब बर्नी का जो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति जो दृष्टिकोण था वह भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही लिखा गया है। उसने यह मान करके रखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह जो है धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। कार्तिक आर्यन का ग्वालियर से क्या संबंध है? माफ कीजिएगा सर। पीयूष मिश्रा कौन है जिनका ग्वालियर से संबंध है? इस समय मैं सर पहले बताता हूँ सर। आज का दिन पे पढ़ा हाँ सर पढ़ा। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सर आज के न्यूज़पेपर की एक तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि राफेल को जो खरीदने की बात की गई थी उसमें उसके साथ उनका तकनीकी भी लाने की बात की गई जिससे कि राफेल में स्वदेशी जो उपकरण है प्रक्षेपास्त्र है वो उनको उनके साथ लगाए जा सके। फिर दूसरा सर प्रधानमंत्री G7 के सम्मेलन में गए हुए हैं सर और वहाँ पर उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होगी और वो उस समय सर इस पर हमारी आर्थिक नीति पर सवाल। याद जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठ